हेलो स्टूडेंट, मैं निर्मला साहू, इलेक्टिव मारवाड़ी कॉलेज 11th क्लास 11। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्टिव हिंदी के अंतर्गत गूंगे। ये रांगे राघव की लेख है गूंगे। कल हमने पढ़ा था हरिशंकर परसाई की टॉर्च बेचने वाला। तो बच्चों, ये जो यहाँ जो जितनी भी कहानियाँ आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं, सभी से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, और वो शिक्षा जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, जीवन में उपयोग वाली बातें हैं, वो बताई गई हैं। तो इस कहानी में जैसे कि गूंगे शीर्षक है, गूंगा, इस कहानी का शीर्षक गूंगे है। तो हम देखते हैं, जिस व्यक्ति के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, मतलब वो इशारे से बताता है हर चीज़ को, वो बोल नहीं पाता, इसलिए उसे गूंगे की संज्ञा दी जाती है कि वह बोलता नहीं है। तो जो व्यक्ति बोलते नहीं हैं या बात सुन करके चुपचाप रह जाते हैं, बोलने वाले व्यक्ति भी, उसे भी हम लोग बीच बीच में कह देते हैं, क्या तुम गूंगे हो जो तुम्हारी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो इसी तरह से, लेकिन यहाँ पर एक सच्चाई पेश की गई है। गूंगे के माध्यम से, गूंगा एक बच्चा जो है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, वह गूंगा है, और वो इशारे में अपनी सब बातें बता देता है लोगों को। लेकिन कोई है तो इशारे की बात तो उसकी समझ में आ जाती किसी की, और किसी की नहीं समझ में आती है। यहाँ जो है गूंगा एक बच्चा है वो अपने जो मुंह के या शरीर के इशारे से वह बता देता है कि हमारे साथ क्या क्या, उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं। एक बालक है, वो बालक ना तो वो बहुत छोटा है और ना बड़ा है, किशोर अवस्था में वह बालक पहुंचा है, और वह मूक भाव से अत्याचार को भी सह लेता है, और कभी उसे व्यक्त करने के लिए आक्रोशित भी हो जाता है। आक्रोश जब उसके मन में एक उत्कंठा जागती है, हर किसी को की उत्कंठा होती है कि हमारे साथ जो भी घटना घटित हो रही है उसे हम दूसरों को बताएं। जब हम किसी दूसरे को उसके साथ अपने मनोभाव को साझा करते हैं या बताते हैं, तब क्या होता है, हमारे अंदर की जो ज्वालाएं हैं वो शांत हो जाती हैं, या फिर हम नॉर्मल स्वभाव में हो जाते हैं। अन्यथा जब तक हमारे अंदर उसका जो प्रतिशोध है, एक तरह की भावनाएं जल उठती हैं, तो हम बेचैन रहते हैं और हमारे सामने कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि गूंगे के माध्यम से जो समाज में, हमारे समाज में होने वाले अत्याचार हैं, उनको प्रकट किया गया है, और बता रहे हैं लेखक कि समाज की स्थिति कैसी है। समाज की संवेदनहीनता का चित्रण इस कहानी का मुख्य प्रयोजन है। लेखक ने संवेदनहीन मनुष्यों को ही गूंगा बहरा सिद्ध किया है। हम देखते हैं कि जो गूंगे और बहरे, साथ में बहरे भी होते हैं, उनकी जो मुख्य समस्या है, वो गूंगा बहरा जो उनकी जो समाज की स्थिति है, वे संवेदनहीन मनुष्यों को ही गूंगा बहरा यहाँ पर लेखक व्यक्त कर रहे हैं। विकलांग जो होते हैं, उनके प्रति समाज का क्या दृष्टिकोण होता है, उसको भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। विकलांगता शरीर के किसी भी हिस्से की हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ पांव से ही विकलांगता होता है। यदि कोई बोल नहीं पा रहा है तो उसे भी विकलांग की ही संज्ञा दी जाती है, कि कोई भी जो उसके ये में शरीर में जो हम जैसे कहेंगे कि जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति रहता है, उसके हाथ पैर मुंह सब कुछ स्वस्थ रहते हैं, सब ठीक ठाक रहता है, उसे हम
स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। लेकिन किसी भी तरह से उसके मन में जो खराबी है, मान लो वो व्यक्ति ठीक से बैठ नहीं पाता या ठीक से चल नहीं पाता किसी कारणवश, या ठीक से सो नहीं पा रहा है, या ठीक से वह कोई भी कार्य करने में असमर्थ है, तो उसे विकलांगता की संज्ञा दी जाती है। चाहे वो सुन नहीं पा रहा हो, चाहे वो बोल नहीं पा रहा हो, चाहे वो देख नहीं पा रहा हो, तो वो एक अंग से विकलांग है। तो यहाँ पर भी लेखक उनके जो उन लोगों के प्रति जो समाज का चिंतन है उसको बदलने का लेखक प्रयास इस कथा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनकी जो सोच है, समाज की जो सोच है, उसे बदलना पड़ेगा। मनुष्य यदि सामाजिक चेतना से शून्य है तो विकलांग है। उनका कहना है कि मनुष्य यदि सामाजिक चेतना से शून्य है तो वो विकलांग है, क्योंकि विकलांग को हम ज़्यादा, विकलांगता जो है वो ज़्यादा विकार ऐसे लोगों की बुद्धि में है जो विकलांगों के साथ संवेदना नहीं रखते। लेखक ने कथा के माध्यम से यही संदेश दिया है। इस कहानी के आरंभ में ही गूंगे बालक को कुछ महिलाएं बुलाती हैं जो उसके गूंगेपन से द्रवित हो जाती हैं। हम कहते हैं ना कि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है, तो किसी के कोई उसके संवेदना में द्रवित हो जाता है, उससे के साथ उसकी सहमति हो जाती है, या फिर उसके जो दुख दर्द हैं वो उनसे अछूती नहीं रहती। वे गूंगे की अभिव्यक्ति कला से कुतूहल में पड़ जाते हैं। गूंगे इशारे में उसे बताता है कि उसकी माँ पिताजी की मृत्यु के बाद उसे छोड़कर चली गई। उसे जिन्होंने पाला है वे उसे मारते बहुत हैं। सभी औरतें करुणा से भर जाती है। वो सोचने लगती है कि कैसे लोग हैं जो इतने छोटे बच्चे को मारते हैं। इन महिलाओं के जो महिलाएं पानी भर रही हैं, कुछ महिलाएं हैं खड़ी, वो उनमें से एक चमेली नाम की औरत है। वो चमेली नाम की औरत जो है वो उसे बुलाती है गूंगे कह के। चमेली उसके हृदय की यातना का जब वो बताने लगता है अपना, कि हमारे जो पिताजी की बहन है वो उसे बहुत मारती पीटती है और भला बुरा भी कहती है। इसलिए तो कहती है कि वह उसके हृदय में, चमेली जो है वह उसका हृदय उसके साथ जुड़ जाता है और वह सोचने लगती है कि यदि उसे अपने घर पर काम के लिए रख लिया जाए तो क्या सही है। तो सुशीला जो उसके बगल में खड़ी है वो कहती है, उसके इशारों को देख करके वह कहती है कि यह इशारा तो गजब का करता है। मतलब सभी चीज़ों को वह साफ साफ शब्दों में समझाना चाहता था, क्योंकि पहले भी यदि जिस घर में वह रहता था वहाँ इशारे से सारा काम समझता था और करता जाता था। लेकिन वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि कोई भी उसका जो समाज, उसका जो ये है, कहीं पर भी कोई ज़्यादा दिन रह जाता है तो उसे वहाँ पर से एक प्रकार का निराशा उत्पन्न हो जाती है और वो वहाँ से जाने का अपना व्यवधान रास्ता निकाल लेता है। तो वही अपने इशारे से सब कुछ बता रहा था। अब सुशीला कहती है इसकी अकल तो बहुत तेज है, क्योंकि वह इशारे से हर चीज़ बता रहा था। पूछा क्या खाता है, कहाँ से मिलता है,
वह अपने इशारे से जाता है, बताता है, हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं। वह सीने पर हाथ रखकर इशारा करता है, हाथ फैलाकर कभी भीख नहीं मांगी, मेहनत का खाता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि वह हाथ किसी के सामने ऐसे हाथ फैला के आज तक नहीं खाया है, खाना मांग करके नहीं खाया। वह अपने मेहनत की रोटी खाता है, मेहनत करता है तो वो खाता है। हलवाई की दुकान में बर्तन भी मांजता है, लड्डू भी बांधता है, और जब तक हलवाई का दुकान है, वो जब तक उसके हाथ में ताकत है या उसके शरीर में मन बुद्धि में उसके जो एक शक्ति उत्पन्न होती है, उससे वह अपने जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए आगे प्रयासरत है। और वह मेहनत की कमाई ही खाना पसंद करता है। वह दूसरों के कृपा पर या दूसरों के ये में रह करके, सानिध्य में रह करके अपना जीवन भरण पोषण नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि हम अपनी कमाई की खाक उस इस पर कमाई की जो कमाई होती है उससे ही हम अपना गुजारा करें, हम दूसरे के इशारे पर ना चलें। तो वह सीने पर हाथ मार मार कर इशारा करता है, हाथ फैलाकर कभी भीख नहीं मांगी, मेहनत का खाता हूँ। चमेली की आंखों में पानी भर आया। इसे जो उसकी जो बातें सुन रही थी इशारा कर कर के, वह जब अपनी बीती बता रहा था, उससे उन लोगों वहाँ जो औरतें थी उसमें चमेली की आंख उसके करुणा द्रवित हो जाती है, हृदय भर जाता है और उसके आंखों से अश्रु बहने लगता है। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। गूंगा सारी बातें समझ रहा था, वह सभी काम कर लेता है ऐसा बताता है। उसके साथ वो समझने में उसे कहीं कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। भले ही वह बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उन लोगों की बातों को वह पूरी तरह से समझ रहा था। अब सुशीला चमेली को मन भी रहता है कि इसे अपने घर में नौकर के रूप में रख लिया जाए, लेकिन वह सुशीला से कहती है कि इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह समझता नहीं सब बात, और बात नहीं समझने के कारण कि हमारा बात पूरी तरह से यह समझेगा कि नहीं समझेगा, इसलिए हम उसे नहीं रख सकते हैं। लेकिन वह इशारे से कहता है, मैं सारा काम कर सकता हूँ। वह चमेली तो इसी बात पर कहती है, चमेली कहती है कि हमारे यहाँ रहेगा। गूंगा स्वीकार कर लेता है और पूछता है, इशारे से ही पूछता है कि क्या देगी, हम वहाँ तुम्हारे यहाँ रहेंगे, काम करने का क्या मुझे मिलेगा। वह कहती है, खाना। चमेली ने 4 अंगुलियाँ दिखाकर इशारा किया। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर कहा, तैयार है। 4 रुपये। सुशीला कहती है, पछताओगे। भाग गया पता भला यह क्या काम करेगा। गूंगा उसके यहाँ रहने लगा। वह अब घर नहीं जाता। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था। उसके बुआ फूफा ही, उसकी माँ के छोड़ जाने के बाद बुआ फूफा ही उसका पालन पोषण करते हैं। लेकिन वो चाहते थे कि उसकी वो सारा काम वो घर का करे और बाहर का भी काम करे और कमाई करके लाए और उसका परिवार उससे ही चले। तो बहुत उसकी पिटाई होती थी घर पर भी, तो इसलिए वह घर जाना नहीं चाहता था। अब वो चमेली के यहाँ रहने लगता है और चमेली के घर पर वह एक नौकर की भांति रहने लगता है
और उसे वह काम मिल जाता है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, दूसरे दिन दूसरा क्लास। ठीक है।